नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 जो दो शिफ्ट में हुआ था 13 सितंबर 2015 को दो शिफ्ट में हुआ था। आज हम सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें हिंदी, जीएस और ग्रामीण विकास के प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको परीक्षा में की तैयारी में बहुत ही मदद करता है, जिससे आपको परीक्षा का जो पैटर्न है, ट्रेंड क्या क्या है, इन सब चीज़ों को पता चलता है। 13 सितंबर 2015 सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका जो है कि ओरिजिनल पेपर है, तो देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे रेखांकित जो है कि ये सेवक को दिया गया है। सेवक को मतलब इस रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो आप जानते होंगे कि संप्रदान कारक में जो है कि को और के लिए इसका चिन्ह क्या होता है? कारक का, संप्रदान का को और के लिए भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप जानते हैं कर्म में भी को होता है, लेकिन यहाँ पे संप्रदान में क्या होता है कि जब भी कोई कर्ता जो है कि कर्ता किसी कार्य को करता है, यहाँ पे राजा क्या कर रहा है? सेवक को कंबल दे रहा है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश देखिए, निर्देश 2 और 3, ये 2 और 3 में बात कर रहा है। निर्देश दिया होता है, आप इसको जरूर पढ़ें, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करता है और आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, निर्देश को साथ साथ पढ़ते रहें। सही वाक्य 2 और 3 में लिखिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा सही वाक्य? यहाँ पे क्या दिया है कि आपको सही वाक्य का चयन करना है। तुलसी और सूर्य क्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये हो गया। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि, ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे राइट आंसर जो है कि ये हो जाएगा ए वाला। ऐसे प्रश्न आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, तो आप निश्चय सही कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है कि 3 नंबर, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य के निकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है और घोर संबंध है और अगाध संबंध है। घोर और अगाध तो पहले ही नहीं होगा, निकट संबंध भी नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4 और 5 की बात कर रहा है। निम्नलिखित लोकोक्तियाँ मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, अपने बड़ों पर क्रोध करना, कायरता पूर्वक व्यवहार करना। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। और हम अगला क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर जो है, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो अब ये देखिए, 2 लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन मिला है, तो आप सिलेबस में इसे देख सकते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप निश्चय ही ये सब कर लेंगे। हम अगला निर्देश देखते हैं। प्रश्न संख्या 6-7 में वाक्यों के लिए रिक्त स्थान को भरना है। 6 और 7 में बात कर रहे हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा शत्रु। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए, ये क्वेश्चन। हम अगला निर्देश देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9 और 8 और 9 में निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चूज करना है। कृष का क्या हो जाएगा? तो हृष्ट पुष्ट होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का तो वैसे बहुज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पे बहुज्ञ नहीं है ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे सर्वज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद जो है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त जो है कि जलज होता है, जलद बादल का होता है, जलज अंबुज, नीरज, तोय, सरोज, ये सब होते हैं। और यहाँ अगला क्वेश्चन हम देखिए 11 नंबर, तो खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का जो होता है वो खूंटियाँ होता है बहुवचन। और अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित अनिखार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना है, तो इसमें अज, इसका मतलब दूसरा अर्थ पूछा है, तो अज अजन्मा, ये अज का अजन्मा हो गया। और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा ईश्वर, जो है कि ईश्वर का जन्म नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है उसको अजन्मा कहते हैं या अज कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा और बकरा भी अज का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर है ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 13 नंबर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देखते होंगे निश्चय ही कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निर्देश, पहले देख लेते हैं। निर्देश क्या कह रहा है कि 14, 15, यहाँ 14 और 15 की बात कर रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनना। एक शब्द पर्वती की तलहटी, यानी कि पर्वत की तलहटी की बात कर रहा है तो उसको कहते हैं उपत्यका। राइट आंसर ए हो जाएगा। और तलहटी को नहीं, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अधिपत्यका कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से तद्भव कौन है? तद्भव, तद्भव दोस्त वो होता है जो संस्कृत से संशोधित करके हिंदी में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। वो संस्कृत शब्द नहीं होता है, उसे संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे अमीय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव है। तद्भव इसका तत्सम क्या होगा? अमीय का अमृत होगा, उल्लू का उल्लू होगा तद्भव, इष्टिका का ईट होगा तद्भव, कुपुत्र का कुपुत होगा। हम अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर। तो अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर डी। हम अगला क्वेश्चन देखें, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का संधि विच्छेद जो होता है वो निह धन होता है। निह धन और धन होता है। तो इसका राइट, ये विसर्ग संधि हो जाता है। जो भी इस तरह से हम देखते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो है कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे? कर्मधारय में का होता है इसमें कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है। जैसे पीताम्बर भी क्या हो गया? तो इसमें पहला पीताम्बर मतलब पीत विशेषण है और अंबर मतलब क्या होता है? जो है कि पीला अंबर, यानी कि दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे देशांतर, तो यहाँ पे दूसरे, इसमें जो है कि राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? यहाँ पहले ही बता दिया है कौन सा है? भूतकालीन। ये जो है कि भूतकालीन, यहाँ पे सब भूत जो है कि पास्ट है। तो यहाँ पे मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे जो है कि देखिए खाना खा चुका था, तो ये सामान्य पहले नहीं है। अगर सामान्य की बात करें तो मैं खाना खाया था सामान्य हो जाएगा। संदिग्ध नहीं है, आसन्न नहीं है, इसमें पूर्ण हो गया। पूर्ण क्यों है? क्योंकि खाना खा चुका था, मतलब खाना खा चुका था, ये क्लियर है कि खा चुका था, भूत हो गया। और खाना खाया कुछ समय हो चुका है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जो है कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव, करुण रस का अस्थायी भाव जो हो जाएगा, हास्य किसका होता है? हास जो है कि हास का होता है, उत्साह जो होता है वीर का होता है, शोक जो होता है वो करुण रस का होता है, रति का श्रृंगार। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा मतलब स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो ठठेरा का जो है ठठेरीन हो जाएगा। राइट आंसर बी। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्देश, सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ें। निर्देश की प्रश्न संख्या 23 और 24 की बात कर रहा है। तो वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाले को, मतलब अगर इसमें गलत हो तो एक ए को सही कीजिए, इसको इसमें गलत है तो बी को सही कीजिए, उत्तम मतलब इसमें गलत हो तो सी को सही कीजिए। अगर डी में मतलब कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी को सही करना है। तो देखिए कितना ये अच्छा निर्देश से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। तो इसमें विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, किसमें गलत लग रहा है? जलपान का होना चाहिए, तो जलपान का मतलब कौन सा गलत हो जाएगा? बी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना अच्छी लगती है, क्या होना चाहिए? अच्छा लगता है, तो कौन सा गलत है? सी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम क्या होता है? वो संस्कृत शब्द होता है। संस्कृत इसमें कौन सा लग रहा है आपको? आ का अग्नि संस्कृत होता है, आज का जो है कि, और यहाँ आँख का क्या होता है? आज का मुझे नहीं जानकारी है। आँख का जो होता है अच्छी होता है। अग्र क्या है? अग्र आगे का, आगे इसका हिंदी क्या होता है? आगे। तो मतलब इसका जो है कि ये डी ऑप्शन सही रहेगा। इसका तद्भव जो होता है, तद्भव हिंदी शब्द जो होता है वो आगे होता है। यहाँ आज भी क्या है? ये तद्भव है, और आँख भी तद्भव है, आग भी तद्भव है, और तत्सम क्या है? अग्र, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? आगे होता है। हम अगला क्वेश्चन देखें। अब हमें अगला क्वेश्चन मिल रहा है, देखिए पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में क्या था? हिंदी था। पार्ट सेकंड में आपको गणित है। गणित दोस्त हम नहीं करा पाएंगे, और जो है कि इसमें सामान्य जानकारी, थर्ड में सामान्य जानकारी है, और चौथे में क्या रहेगा? ग्रामीण विकास से संबंधित रहेगा। तो हम जो है कि सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में एकदम इसी तरह से मिलने वाला है, तो आप
आपको कितना हेल्प करता है, ये सब चीज़ें आपको कितनी कॉन्फिडेंस लाता है, आपकी कितनी बेस को मजबूत करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए पहले हम देखते हैं आप मतदान कितने 18 वर्ष में करते हैं, और जो है कि ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 होती है, और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 उम्र होती है, और राज्यसभा के लिए आपको जो है कि 30 वर्ष होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के लिए लड़ने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी टेक्नोलॉजी बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 10 वर्षों के लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप करंट अफेयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, हमारे जो है कि ये डी रहेगा यहाँ पे जिसका नाम है, हमारे ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वो हीमोग्लोबिन करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन की बहुतायत मात्रा होती है, और जो हीमोग्लोबिन होता है इसी के माध्यम से हमारी जो है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। किस देश ने कोपा 2015 जीता है? तो ये चिली हो जाएगा। राइट आंसर सी। देखिए करंट अफेयर का थोड़ा लेवल हाई है, आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, और इसमें मांग किया गया था पाकिस्तान की, और मुसलमानों से कहा गया था कि आप मार्च करें पाकिस्तान की तरफ। उस दिन बहुत ही भीषण दंगा भी हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, और 12 फरवरी को इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे हम अगला बात करें तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युतीय तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और हम अगला बात करें क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा है मतलब देशों के बीच में कह रहा है। यहाँ गांव से नहीं होगा, गांव में होगा तो मतलब राज्य होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, देशों के बीच होता है। लोगों को शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ये भी राज्य की है देश में, तो ये राष्ट्रीय लेवल की है। तो राइट आंसर यहाँ देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय की बात किया तो यहाँ पे देशों के बीच में होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी की स्थिति का पहले देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो कन्याकुमारी यहाँ पे दक्षिणी भाग होता है कन्याकुमारी, और यहाँ पे भूमध्य रेखा गया है, यानी कि यहाँ पे पूछा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है। देख लीजिए मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा इसके नीचे है, तो मकर रेखा के भी नॉर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा यहाँ है, तो ये उत्तर में नहीं है, उसके दक्षिण में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों जब 1857 में इनके नेतृत्व में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो जब अंग्रेज पुनः स्थापित किए थे तो इन्हें पकड़ करके इन्हें जो है कि बर्मा के रंगून में भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु भी हुई थी वहीं पे। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता, तो रक्षा व्यय में शामिल नहीं होता है। और बाकी राज्य को अनुदान देता है, तो राज्य हॉस्पिटल और शिक्षा जैसे संसाधनों पे अपना पैसा खर्च करता है। सामाजिक समुदाय सेवाओं पर भी होती कई योजनाएं चलती हैं, तो वो उस पर भी विकास पे ही होता है। आर्थिक सेवाओं जैसे ऋण देता है, या फिर कोई जो है कि ऊर्जा, या जो है कि रोड स्ट्रक्चर जो भी बनती है, तो वो सब ये सब क्या होता है? विकास व्यय में शामिल होता है। तो रक्षा पे जो शामिल होता है एक तरह से वो विकास व्यय में नहीं शामिल होता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था, जो है कि 2015 का है, लेकिन आप देखिए 2020 में 22 में हम देखेंगे, 2021-22 में तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था आप देखेंगे तो जो है कि कोरोना के दौरान जो समुद्र सेतु के तहत जो है कि हिंद महासागर के देशों जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका और मेडागास्कर, मॉरिशस, यहाँ से भारतीयों को लाया गया था। तो ऑपरेशन कौन ऑपरेशन था? समुद्र सेतु। और वंदे भारत के तहत दुनिया के अन्य देशों से लाया गया था कोविड दौरान, वहाँ से भारतीय हमारे
भारतीयों को लाया गया था। इसके अतिरिक्त जब तालिबान का अफगानिस्तान में आक्रमण हुआ था तो उस समय जो है कि देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए। इसी तरह यूक्रेन में भी जल्दी जो है कि यूक्रेन में जो ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन और रूस के वार में भारतीयों को लाने के लिए, वो ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन था। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का विपक्ष का नेता होता है दोस्त, इसीलिए आप देखते हैं कि विपक्ष के नेता को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट अधिकारी के समतुल्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मथुरा डिगबोई पानीपत परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? जो भी मथुरा डिगबोई असम में पानीपत और में परिष्करण शालाएं मतलब जो तेल शोधन जो कंपनियां हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है कि स्थापित की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा डेप्थ में है, लेवल थोड़ा, कुछ क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन इजी हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 22-23 क्वेश्चन जरूर कीजिए, 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए वहाँ पे। हालांकि 1/4 है तो रिस्क लेने के लिए तो आप 1-2 क्वेश्चन जरूर छोड़ दीजिएगा जो बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन 20+ क्वेश्चन आप जरूर टच कीजिएगा। माइनस मार्किंग है तो इसे डरिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। कब दिया था? इसी के तहत जो है कि 51A में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। और उस कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 उस समय शामिल किए दिए थे। और जो है कि 11वां जो है कि 82वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छी स्रोत होती हैं? बहुत इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना आसान। प्रोटीन, बहुत लोग जानते हैं, अच्छे से आप जानते होंगे कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी होना चाहिए, देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन का बहुत ही लेवल इजी है। ढालू पथ, ये देखिए बहुत ही देखने में बड़ा है, लेकिन आप डरिएगा मत, हो सकता है बहुत ही इजी हो। आप इसे पढ़ें, जरूर पढ़ें, लड़ें, इसका सामना करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, मतलब ये कोई ढालू सड़क है उस पर पत्थर लुढ़काना है ऊपर की ओर उठाने के अधिक आसान होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सरकाते हैं तो ये आसान होता है और ऊपर जो है कि ले जाते हैं तो वो कठिन होता है। ये पूछ रहा है आसान क्यों होता है? पत्थर को उठाने में, जब हम पत्थर को ये उठा रहे हैं, उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है। गलत है, ज़्यादा उठाने में हमें ज़्यादा लगता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पत्थर में जो लुढ़का रहे हैं उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ये क्वेश्चन सही है। हम जो उठा रहे हैं उसमें जो है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा लगता है। अगर हम पत्थर को लुढ़का रहे हैं अगर में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बहुत ही ये आंसर सही है। आगे भी हम देख लेते हैं, दोनों में किया गया कार्य समान होता है, ये भी गलत है। पत्थर को लुढ़काने में मतलब नीचे लाने में किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी गलत है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप पढ़ें और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा तर्क लगाएं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो मूल अधिकार को कहा गया है। किस आर्टिकल को कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। किसने कहा था? तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा? यहाँ पे के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारे पास आ गया है कि पार्ट 4 आपको जो परीक्षा में मिलने वाला है। पार्ट 4 इसी तरह से एकदम सेम मिलेगा। हमने पहले पार्ट में हिंदी, दूसरे पार्ट में गणित रहेगा, तीसरे पार्ट में समान अध्ययन जीएस और चौथे पार्ट में आपको रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास को देखने को मिलेगा। तो देखिए हम डेली आप इस तरह से अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। आपको एग्जाम हॉल में आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा इसी तरह से आपको जब हल करते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ग्रामीण विकास का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें, जब तक समझ में ना आए तब तक मत कीजिए। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर यूपी। तो यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये शायद आप जानते भी होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 9वीं
पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? समय दिया में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय, मतलब उस समय जो है कि बीपीएल के लिए क्या पारिवारिक आय जो है कि स्तर क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए फैक्ट है, ये करंट अफेयर नहीं है, ये मतलब आपको जीएस में ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये सबके लिए टफ है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, घबराए नहीं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा मनरेगा प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2006। और मनरेगा का फुल फॉर्म कहें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म भी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। इसको आप जरूर पढ़ें, 2 से 3 बार पहले समझ लें। तो इसका क्या पूछ रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जिसमें उसका उद्देश्य वृक्षारोपण करना। किस किस क्षेत्रों में, किसके सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं के सिवा और सभी क्षेत्रों में आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो प्रमुख आप जानते हैं मुगलसराय में, मरवाड़ी गए भी होंगे आप। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रेल से संबंधित है? रायबरेली भी है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे रेल से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मंडल को विश्व का उत्कृष्ट कालीन उद्योग कहा जाता है? किस मंडल को? देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कि 18 मंडल हैं, उन मंडलों में से एक ये 4 मंडल आपको दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र किसे माना जाता है? तो इसमें सभी जो है कि आजमगढ़, अलीगढ़, देवीपाटन, मिर्जापुर सभी हैं, लेकिन सबसे क्या माना है? उत्कृष्ट माना है। उत्कृष्ट केंद्र तो मिर्जापुर हो जाएगा। हालांकि इसमें सभी हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट मिर्जापुर हो जाएगा। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से जो तात्पर्य है वो है आपका भू अधिकार प्रलेख से संबंधित है, जो है कि इसके तहत जो तहसील में के अंतर्गत जितने गांव आते हैं उसके जो है कि जितने गांव में भू हैं यानी कि जमीन है, उसका लेखा जोखा, उसका ब्यौरा कहाँ पे होता है? भू अधिकार प्रलेख में होता है, जमाबंदी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय, स्वास्थ्य, देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोसवानी। जो है कि ये कोसवानी जो वेबसाइट है, ये वित्त विभाग और अन्य विभाग को वित्तीय प्रबंधन की सहायता प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा, कथक। और इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है, और घूमर राजस्थान का है। आप भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसे बहुत ही अच्छे से जान लें, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो उसमें जो है कि केरल वाला पूछा गया था, कथकली पूछा गया था शायद। ये देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम चला गया है, के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर से की दूरी पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम के तहत जो है कि ग्रामीण लोगों को जो है कि जल की व्यवस्था की गई है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो 70 लीटर जो है कि प्रतिदिन उनको पेयजल देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, फैक्ट है, ये सबके लिए टफ है, तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं 1/4 है तो ले सकते हैं, लेकिन आप 20+ क्वेश्चन कीजिएगा हर सेक्टर में, और 90 के आसपास आप टच कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो पूछा है, तो आप जानते होंगे 829। इसको जरूर पढ़ लें, यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया खर्च किया था, करोड़ का प्रावधान किया था? तो यार राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये 2021 में अगर पूछ ले
2022 में, तो ये 1000 करोड़ के आसपास हो गया है। 1000 से थोड़ा सा कम है, तो 1000 करोड़ ये प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, ये 75 जिले हैं। आप जानते हैं कि कितने प्रमुख मंडल हैं, कितने मंडल हैं, अभी हमने चर्चा भी कर दिया था, तो इसका राइट आंसर डी है। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हम अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1945 में। ये क्वेश्चन फैक्ट है, अगर आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं या फिर अपना रिस्क ले सकते हैं। मध्यमान भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कि प्रोग्राम के अंतर्गत मध्यमान भोजन पकाने, परोसने या उपभोग करने की स्वच्छता पर ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति करनी चाहिए? अब मध्यमान भोजन के अंतर्गत भोजन पकाने रोज पकाते हैं, परोसा भी जाता है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ये दैनिक कार्य होना चाहिए। राइट आंसर डी बी होना चाहिए। इस कुछ क्वेश्चन आपको पढ़े हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अपना थोड़ा सा तर्क लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वो निश्चय ही अच्छे आप सही कर लेंगे। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों को उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो यहाँ पे सामान्य श्रेणी के लिए पूछा है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। देखिए योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन देखिए पीछे भी मिला है, तो आपको योजना जो भी केंद्र और आपके सिलेबस से ही पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो उसमें केंद्र और राज्यों की योजनाएं जो चलाई गई हैं उसके बारे में आप वहाँ सिलेबस में आपका जिक्र है, तो आप अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और यही बात ये सामान्य के लिए है, वहीं बात करें SC ST के लिए, SC या ST के लिए, तो वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद पर होना चाहिए? कितने प्रतिशत पद आरक्षित होना चाहिए? कितने पर आरक्षित होना चाहिए? ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव होते हैं आप जानते हैं कि 33% राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसे शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि गांव में जब भी प्रधानी होती है तो उसमें कहते हैं कि महिला सीट अब की बार आई है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो इटावा हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन शायद गलत है, आयोग द्वारा इसे शायद गलत माना गया था, तो कुछ क्वेश्चन आपको गलत मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, आप जानते हैं भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जो है कि सर्वोच्च न्यायालय, राज्य न्यायालय और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, तो किसके अधीन होते हैं? वो सब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्य के अधीनस्थ कहा गया था, लेकिन सब किसके अधीनस्थ होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। तो ये इसमें अगर आप भी रिस्क लगाएं तो अगर पूछा जाता है तो इटावा लगाइएगा, लेकिन वैसे शायद ये क्वेश्चन गलत है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको गलत एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, अगर आ रहा है तो कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? मतलब ये भूमि पंजीकरण ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि किसके द्वारा किया जाता था? तो लिपिक द्वारा किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये 31 है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखें, BPL सूची से छूटे हुए BPL परिवार, BPL सूची से छूटे जो है कि BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। इसके तहत जो है कि जो परिवार छूटे हुए हैं उनको प्रति सदस्य को, प्रति परिवार को जो है कि प्रति परिवार को 300 रुपये देना होता है। प्रति परिवार या प्रति सदस्य जो भी होगा देख लें, उनको 300 रुपये मंथली देना होता है इसमें। तो यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मिलें सबसे अधिक संख्या में? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? आप देखते हैं कि लगभग हर जिले या एक आध जिले को छोड़ करके बहुत सारी जिलों में चीनी मिल बहुत ज़्यादा है, हर जिले में लगभग आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है SGSY का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। हम अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में इतनी थी, जो वर्ष 2011 में कितनी पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 912।
लिंगानुपात, जो लिंगानुपात कितना होता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इस समय 2011 में कितना है, 912 है। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.2529 हेक्टेयर होता है। तो दोस्त हमने देख लिया यहाँ पे 75 क्वेश्चन को हमने देखा। निश्चय ही आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सही कीजिएगा, आपको समझने में भी आया होगा कि किस तरह से ट्रेंड है, कैसे पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेपर, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं। और आप अपनी, हमने देखा 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन को, आप इसी अनुसार आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका तैयारी किस दिशा में है। अभी बहुत टाइम है, तो आप दिन रात एकदम रगड़ के निकाल दीजिए। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्त जय हिंद।